अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिस तरह से प्रोग्राम कैसे बनाना है और कैसे उसका ड्राई रन करना है। ड्राई रन का मतलब होता है हम देखेंगे कि मेमोरी में कैसे वो सेव होता है और फिर जो है उसकी आउटपुट जो है वो हमारी स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले होती है। उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करना बताए थे। उसी के सिलसिले में अब ये आज पार्ट 2 जो है वो मैं आप लोगों के साथ पेश कर रही हूँ। इसमें जो है जैसे कि आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4 में जो है वो आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट्स थी, तो कंडीशन इफ़ देन एल्स की कंडीशंस हैं, तो उसको हम किस तरह से मेमोरी में सेव करते हैं और फिर उसको कैसे चेक किया जाता है हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि लास्ट में भी आपको मैंने बताया था कि मेमोरी जो है वो सेव होगा, तो आपके सामने सबसे पहले क्या होगा कि मेमोरी में जो है वो आकर सेव होगा ए, क्योंकि इंट है, इंटीजर टाइप आपके पास वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। ए को वैल्यू जो है वो असाइन होगी 7 और बी को जो है वो वैल्यू असाइन होगी 10। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास जो है वो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी जो है वो वैल्यू ऐड होने के बाद अगेन ए को रिप्लेस करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब 10, इन दोनों को प्लस करूँगी तो इट विल बिकम 17। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो ए को रिप्लेस करेगी, यानी कि अब ए जो है वो आपके पास 17 होगी और बी जो है वो वैल्यू आपके पास 10 होगी। समझ आ गई, ये इस तरह से जो है वो वर्कआउट करेगा, ये रिप्लेस होती है वैल्यूज़। तो ये रिप्लेस होगी वैल्यू। अब नेक्स्ट में जो है वो आपके पास ये कंडीशन चेक हो रही है कि वेदर ए, यहाँ पर इफ़ ए है ना, तो ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 17 इज़ ग्रेटर देन 20। एंड मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन भी इसमें से अगर फॉल्स होगी तो वो आपके पास कंडीशन फॉल्स है, एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बी की कंडीशन आपके पास क्या है, बी की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 इज़ लेस देन 20। ये कंडीशन तो आपके पास ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स है, तो ये आपके पास कंडीशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व होने का मतलब है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेटेड या ब्रैकेट्स हों या सिंपल जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इसके साथ जो है वो कंसिडर की जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है वो कंडीशन आपके पास, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, वो क्या है, प्रिंट ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ए में जो वैल्यू है, यानी भाई यहाँ पर स्क्रीन पर अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो असाइन हुई है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई 17, कॉमा यहाँ पर बना हुआ ही आएगा कॉमा बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास बी दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू मेमोरी में क्या थी 10। ये इसका आउटपुट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। समझ आया। तो आपने क्वेश्चन को इस तरह से लेकर चलना है कि आप उसे ड्राई रन करें, आप देखें कि किस तरह से वैल्यूज़ रिप्लेस हो रही हैं, चेक करें कंडीशन को, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा रिजल्ट। सेम एज वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो करेक्टर टाइप वेरिएबल है, मेमोरी में C1 करेक्टर टाइप वेरिएबल, उसको वेरिएबल असाइन हुआ y। ठीक है, C2 इसको वेरिएबल जो है वो असाइन हुआ कैपिटल N। ठीक है, और उसके बाद N1 जो है वो आपके सामने ये वेरिएबल इंटीजर टाइप है और उसको वैल्यू असाइन हुई 5। ठीक है, और N2 इसको वैल्यू असाइन हुई 9। ये मेमोरी में जो है वो ऐसे एलोकेट हो जाएगी। नेक्स्ट में n इज इक्वल टू n प्लस 1, यहाँ मैंने आपको बताया था कि N1 में वैल्यू असाइन हो रही है, तो इसमें इसको 1 प्लस कर देंगे तो ये जो हो जाएगी वो होगी 6। तो N1 की वैल्यू जो है वो अब आपके पास 5 रिप्लेस होगी, वो आपके पास आ गया 6। ठीक है, C1 को C2 वैल्यू रिप्लेस करिए, यानी कि C2 में जो भी वैल्यू थी वो अब C1 में आ जाएगी, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू भी आपके पास n हो जाएगी, ये रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो C2 की वैल्यू C1 को रिप्लेस कर दिया और वो वैल्यू उसको असाइन होगी। अब यहाँ पर जो है वो कंडीशन चेक हो रही है, अब यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो बेसिकली चेक हो रही है N1 N2, क्या ये दोनों वैल्यूज डबल इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। क्या n की वैल्यू और N2 की वैल्यू दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि यहाँ पर आ गया अगर आपके पास N1 की वैल्यू 6 है और N2 की वैल्यू 9 है, क्या ये एग्जैक्टली इक्वल है, नहीं है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। एंड का मतलब कि दोनों की कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ तो n है इक्वल्स टू n है, तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट आती है वो इसके साथ की स्टेटमेंट होती है, या तो ब्लॉक बने होगा, मल्टीपल लाइंस है, लेकिन अगर एक लाइन है तो इसका मतलब वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इस इफ़ का पार्ट है। ठीक है, अब ये इफ़ सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट एल्स इफ़ है, तो इसका मतलब है वो चेक करेगा अगली कंडीशन, तो 9 इज़ ग्रेटर देन
6 is greater than less than 9, that condition is true, and n is equals to n, ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, तो इसका मतलब है आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है इसकी आउटपुट में, यहाँ नीचे आपको बताती हूँ, परसेंटेज डी इज़ लेस देन परसेंटेज डी। इस परसेंटेज डी में n1 की वैल्यू है, n की वैल्यू है 6, इज़ लेस देन, नेक्स्ट परसेंटेज डी में वैल्यू n2 की है 9, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ऑपरेटर्स आगे, परसेंटेज सी करेक्टर टाइप वेरिएबल जो कि C1 को शो कर रहा है, आ गया n इक्वल्स टू परसेंटेज C जो इसकी वैल्यू को शो कर रहा है, दैट विल बी n। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, तो फॉल्स होने के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स की कंडीशन यानी कि सिर्फ बेटर लक जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता। अब स्क्रीन पर ये वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। आपको बोर्ड में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको एरर फाइंड करने होते हैं। तो एरर फाइंडिंग के लिए हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेटमेंट को कि कौन सी स्टेटमेंट या तो मिस है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस स्टेटमेंट को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा, लिखा है हैश इंक्लूड डॉट stdio डॉट h, ये कंडीशन, ये वाली लाइन जो अब आपकी ट्रू है। नेक्स्ट वॉइड मेन, ये भी आपकी एग्जैक्टली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इंटीजर ए वेरिएबल और बी को जो है वो वैल्यू असाइन की है, दैट इज़ 13, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली इस तरह से दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जो है उसका परसेंटेज 2, यहाँ पर ए को तो वैल्यू कोई असाइन ही नहीं की गई, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स इस तरह से होगी कि आप यहाँ पर या तो ए को कोई वैल्यू असाइन करें या आप यहाँ पर वो चेंज करें वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए को वैल्यू अगर असाइन कर देती हूँ, दैट वुड बिकम लाइक 12, तो फिर आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट वैल्यू अब ये आपकी ठीक हो गई है। अब आप नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा बी, आपकी ये एग्जैक्टली ठीक है क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल है, यहाँ पर इंटीजर परसेंटेज डी दिया है और बी की वैल्यू जो है वो ले रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट टर्मिनेटर नहीं गिवन, ठीक है। तो आप यहाँ पर टर्मिनेटर जो है वो दे देंगे तो आपकी ये कंडीशन जो है वो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी ठीक होगी, तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ योर प्रोग्राम इज़ एरर फ्री। जस्ट आपका ये था कि या तो आप यहाँ पर कोई वेरिएबल असाइन करें, ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ कॉमा आता, ये वैल्यू ख़त्म हो जाती। आप वेरिएबल असाइन करें और वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के बाद उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ये आपकी ठीक है। नेक्स्ट में वॉइड मेन के बाद टर्मिनेटर दिया हुआ है जो कि नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये आप यहाँ से इस टर्मिनेटर को रिमूव कर देंगे, ये आपका टर्मिनेटर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इंट a कॉमा b कॉमा c, और c के बाद भी कॉमा है, लेकिन c के बाद कॉमा नहीं आता क्योंकि आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर आप टर्मिनेटर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट वैल्यू, कोटेशन मार्क्स के साथ है, सब ठीक है, लेकिन टर्मिनेटर अगेन यहाँ पर भी मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज डी स्कैन एफ, परसेंटेज डी और ए, क्योंकि ए की वैल्यू आप स्कैन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर m% का साइन जो है वो लगाएंगे कि आप यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो एड्रेस कर रहे हैं सेव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मिसिंग था। प्रिंट लिखा हुआ है, आपकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट एफ की होती है। एंटर द सेकेंड वैल्यू एंड टर्मिनेटर भी गिवन, सारा कुछ ठीक है, बाकी तो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ का एफ जो है वो मिस था। नेक्स्ट स्कैन एफ परसेंटेज डी एम% बी, आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेंट जो है वो एक तरफ आता है और एक्सप्रेशन जो है वो दूसरी तरफ आती है। तो आपकी एक्सप्रेशन को हमने दूसरी तरफ कर दिया और ऑपरेंट को हमने एक तरफ कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से ये असाइंड वेरिएबल के सी को a प्लस बी वैल्यू प्लस होने के बाद जो है वो असाइन होगी, समझ आ गई। इसके बाद आप इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट मिसिंग है कि आप यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ सी या सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा सी। तो यहाँ पर ये आपकी स्टेटमेंट मिसिंग थी। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एंडिंग ब्लॉक जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, जबकि
यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट होती है। तो ये सारे एरर्स हैं जो कि आपके कॉमन एरर्स प्रोग्राम में आ जाते हैं और हमने इनको रिमूव कर दिया। समझ आ गई? अब आप चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ योर चैप्टर नंबर 5 लूपिंग कंडीशन। इसको हम किस तरह से चेक करते हैं कि यहाँ पर आपके पास फॉर लूप है, इसमें दिया हुआ है इंट जे, यानी कि वेरिएबल मेमोरी में जो है वो एक क्रिएट होगा जे। ठीक है, जे को अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन में जे जो है वो इनिशियलाइज होगा। नाउ फॉर जे इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जे की वैल्यू जो है वो स्टार्ट की गई है 1 से। ठीक है, आगे जो है वो j इज़ लेस देन 5, यानी कि j की वैल्यू, यहाँ कंडीशन इसकी ये है कि j की वैल्यू जब 1 से 5 तक नहीं हो जाती, यानी कि ये वैल्यू जो है वो कंटिन्यू चलेगी 1 2 3 4 5, ये इस तरह से वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अभी वैल्यू उसकी 1 है। j प्लस प्लस, यानी कि j की वैल्यू में प्लस प्लस का मतलब है j इज इक्वल टू j प्लस 1। कंडीशन जब आपकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है तो वो उसमें 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी वैल्यू आपकी 1 ही है। जब आपकी फर्स्ट कंडीशन j इज इक्वल टू यानी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ये ट्रू होने के बाद जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ की थी, तो स्क्रीन पर j इज इक्वल टू %d। इसका मतलब है जब आउटपुट आएगी वो आएगी j इक्वल टू %d है, तो j की वैल्यू स्क्रीन आपके पास मेमोरी में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि j प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 की वैल्यू रिप्लेस होगी 1 से 2 पे। अब जब 2 हो जाएगी तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने कंडीशन में आपके ये चेक होगा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन अगेन ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट पे आपके पास क्या होगा, प्रिंटफ की स्टेटमेंट स्लैश n का मतलब है नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन पे j इज़ इक्वल्स टू, अब जो है वो स्क्रीन में आपके मेमोरी में 2 वैल्यू मौजूद है, तो स्क्रीन पर 2 डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास फिर इंक्रीमेंट +1 होगा, तो ये आपके पास हो जाएगी कंडीशन 3। ठीक है, चेक होगी कि j इज़ 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले j इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से 3 के बाद जो है रिप्लेस होगी 4 से, और स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इक्वल्स टू 4, क्योंकि वही ट्रू होती रहेगी कंडीशन। 4 के बाद जब 5 होगा तो यहाँ कंडीशन चेक होगी 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, ये ट्रू है कंडीशन, तो इसका मतलब है स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ j इज़ इक्वल्स टू 5। लेकिन नेक्स्ट उसमें अगेन वही प्लस हुआ, तो 5 के बाद 6 तो होगा, लेकिन जब यहाँ कंडीशन चेक होगी वेदर 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ये चेक होगा। अब आप बताएं कि क्या 6 लेस देन है, नहीं है, क्या इक्वल टू है, नहीं है, दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो ये फॉल्स होने के बाद आपका ये लूप का जो है वो कंडीशन, वो स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो स्क्रीन पर अब कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, और नेक्स्ट जो है वो आपका गेट ch डिस्प्ले मीन्स क्रिएट होगी, तो आपका प्रोग्राम एंड हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मस्ट जो है वो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें यह है कि यू हैव टू फाइंड आउट द टेबल। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इंट n एंड j, तो n एक वेरिएबल और j एक वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी में क्रिएट हो गए। इनके क्रिएशन के बाद क्योंकि यहाँ पर जो है ये यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो नंबर एंटर करना है और उसका टेबल डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो इसलिए n जो है वो यूज़र की मर्ज़ी के ऊपर है। स्कैनफ स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 5। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले होगा एंटर द नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको जैसे आउटपुट में नज़र आ रहा है कि एंटर द नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड। अब आपने यहाँ पर अगर एंटर कर दिया है 7, तो इसका मतलब 7 का टेबल डिस्प्ले होगा। मैंने एंटर कर दिया 5, यहाँ पर मैंने मेमोरी में जो है वैल्यू दी 5। अब काम कैसे करेगी, अब यहाँ पर जो है j को वैल्यू असाइन हुई 1, स्टार्टिंग वैल्यू j आपका लूप है, 1 असाइन हुई, और j तब तक वर्क करेगा जब तक j की वैल्यू लेस देन 12 नहीं हो जाती, यानी कि मैंने जिस तरह 5 तक पीछे हम लोगों ने देखा था, तो ये वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू 12 तक, जब तक वो नहीं हो जाती तब तक डिस्प्ले होगा। चलेगा कैसे, अब 1 है, अब यहाँ चेक होगा 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, तो यहाँ वैल्यू जो है वो चेक हुई आपके पास 1, और 1 लेस देन 12 है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा %d में आपके पास पहली वैल्यू जो है वो n की वैल्यू में आपके पास 5 है, तो स्क्रीन पर मैं यहाँ साथ साथ डिस्प्ले कर रही हूँ 5, और आगे मल्टीप्लाई का साइन ये आ गया।
नेक्स्ट परसेंटेज डी जो है, यहाँ 2 इसलिए लिया कि 2 टाइप वेरिएबल्स जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास परसेंटेज डी और आपके पास जे लिखा हुआ है, इसका मतलब है जे का मतलब है जो जे में वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई, ठीक है। इक्वल्स टू नाउ थर्ड, आपके पास थर्ड में आपके पास 3 डिजिट्स तक जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो 3 में आपके पास जे मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि जे की वैल्यू और एन की वैल्यू जो है जो यहाँ पर मौजूद है इनको मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि बैक एंड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वैल्यू आ गई आपके पास 5 1 5, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 वैल्यू इंक्रीज होगी तो आ गया 2। कंडीशन चेक हुई वेदर 2 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू है। अब वापस अंदर आएंगे तो यहाँ पर आया 5, अब जे की वैल्यू चेंज होगी है 2 से और इसको जे को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ गया। सेम एज जब ये इंक्रीज हुआ 3, अगेन चेक हुआ, अगेन यहाँ पर आया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 15, सो ऑन एंड सो फॉर, ये 12 तक जाएगा। जब वो 12 को रिप्लेस करेगा तो चेक होगा, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू थी तो यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ 5 12 ज़र 60, या आपके पास फर्स्ट वही 5 और जे की वैल्यू आपके पास क्योंकि रिप्लेस हो रही थी ये 12 तक चला गया, तो आपके पास रिप्लेसमेंट होते 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 जब वो 12 आया तो 12 को चेक करें ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 5 12 दोनों मल्टीप्लाई हुए तो वो आ गया 60। अब 12 के बाद जब इंक्रीज हुआ 13 पे तो 13 को इसने चेक किया, ये कंडीशन आपकी होगी फॉल्स, ठीक है। यहाँ 13 हुआ तो है लेकिन ये कंडीशन आपके पास क्या है, क्योंकि ना लेस देन है ना इक्वल है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होगी, स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ 5 का टेबल 12 तक जो है वो डिस्प्ले होगा, 13 डिस्प्ले नहीं होगा। सेम एज यहाँ पर जब 7 दिया था तो 7 की वैल्यू 7 का टेबल 12 तक डिस्प्ले हुआ था, समझ आ गई। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने जो ये फॉर का जो है वो टेबल देखा है जिसको डिस्प्ले करवाना, तो अगर आपको पेपर में ये आता है कि आप जो है वो वाइल की कंडीशन लगाकर जो है वो उसको सॉल्व करें, आपके पास हैश इंक्लूड ये तो सारा कुछ आप वही स्टार्टिंग तो वही जो है वो लेंगे, ठीक है। इंट एन की वैल्यू यहाँ तक मैं वॉइड मेन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, वॉइड मेन। आफ्टर दैट आपके पास उसी तरह से वेरिएबल इंटीजर एन और जे असाइन हुआ, ठीक है। यहाँ पर यूज़र से वैल्यू एंटर कर लें, ठीक है। वो प्रिंटफ और स्कैनफ की जो स्टेटमेंट है मैं लिख नहीं रही, आपकी बुक में गिवन है, वो कंडीशन आपने लिखी। इसके बाद यहाँ पर जो है वो जे को वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट मौजूद थी फॉर की कि आपके पास इनिशियलाइजेशन, उसके बाद उसकी कंडीशन और उसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन वाइल में ये कुछ ऐसा नहीं होता। तो इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ कर दी, अब मैं वाइल की कंडीशन जो है वो प्रिंटफ की और स्कैनफ की कंडीशन आपने अपनी बुक से देखनी है। दोनों स्टेटमेंट्स के बाद जो है मैं वाइल की कंडीशन लगा रही हूँ, वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, ये कंडीशन होगी मेरी वाइल की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो जो आपके पास गिवन था प्रिंटफ की स्टेटमेंट, आप एज इट इज़ जो है वो उसको अप्लाई करेंगे /n, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज डी आपके पास जो टेबल है वो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डी, आपके पास जे की वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज डी मल्टीप्लाई होने के बाद, और उसके बाद अब आप उसको लिखेंगे यहाँ पर, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, वो होगी पहली एन की, फिर जे की और एन मल्टीप्लाई बाय जे। या आपकी कंडीशन जो है वो इस तरह से आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपके पास क्योंकि इंक्रीमेंट होना है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है, आपकी प्रिंटफ के बाद जो है वो इंक्रीमेंट की आएगी। मैंने इसलिए ब्लॉक बनाया था क्योंकि फॉर में आपके पास एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन, एक लाइन जो है, एक स्टेटमेंट जो है वो उसके बाद नेक्स्ट उसी की वैल्यू कंसिडर होती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लाइन्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक बनाया। और यहाँ पर जो है अब मैं इंक्रीमेंट लिखूँगी जे प्लस प्लस लिख दूँ या जे इज़ इक्वल्स टू जे प्लस 1 लिख दूँ, दोनों में से जो स्टेटमेंट लिख लूँगी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। दोनों का मकसद एक ही है। और यहाँ पर जो है वो आपकी ब्लॉक एंडिंग हो गई और लास्ट में आपकी आ गया गेट ch, जो कि वहाँ पर भी था और आपका ख़त्म हो गया। तो प्रोग्राम जो है अब आपका वर्कआउट इस तरह से करेगा कि आपकी इनिशियलाइजेशन क्या होगी, यहाँ पर इसकी कंडीशन आ गई और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया। वाइल के लिए आसान ये था कि ये तीनों काम जो है वो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो परफॉर्म करे थे, समझ आ गया।
इसी से रिलेटेड आप अपनी बुक्स में आपके जितने भी लूप्स हैं, बेशक वो वाइल है, डू वाइल है, या आप अपनी बुक से जो है वो ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।